मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज इस अध्याय 6 में आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। हम बात करेंगे सुधारों की, हम बात करेंगे प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। किसकी प्रक्रिया, किसका ढांचा? संयुक्त राष्ट्र संघ की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सुधार की निरंतर लगातार मांग उठ रही है, वो सुधार क्या है, उन सुधारों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है? जो प्रोसीजर है बच्चों, वो प्रोसीजर, और ढांचा मतलब जो स्ट्रक्चर बना रखा पूरा, उसमें सुधार होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि जो बिल्डिंग बना रखी है वो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि जो पोस्ट क्रिएट कर रखी है उन पोस्टों के मामले में। प्रक्रिया का, प्रोसीजर का मतलब ये है कि वो किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं, किस प्रकार से सुरक्षा परिषद में लोग चुन करके जाते हैं। इन चीजों को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के जवाबों में सुधार करने की कोशिश यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है वो आज हम लोग जानेंगे। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। देखिए, अब सभी चाहते हैं कि सुधार होने चाहिए। सभी क्या चाहते हैं कि सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका मसला कठिन है। ये चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की देख लो, अपने देश की देख लो, किसी दूसरे देश में देख लो, सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फिर कोई बोले यार भैया आप खत्म कर दो पहले भ्रष्टाचार। मैं क्यों यार, दुनिया भी तो कर रही है, पहले वो खत्म करते फिर मैं खत्म कर दूंगा भ्रष्टाचार। ठीक है, तो इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य देश है वो सभी के सभी ये चाहते हैं कि सुधार होने चाहिए। बिल्कुल 110% चाहते हैं कि सुधार होने चाहिए, परंतु इस बात पर सहमति भी है, पर कैसे किया जाए ये बड़ा सवाल है। जो सुधारों की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो कैसी होनी चाहिए उस पर सवाल है। इस पर सहमति कायम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस प्रकार से सुधार किए जाने चाहिए। यहां हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखिए, आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, जो मेन सुधारों की बात होती है ना वो सुरक्षा परिषद में होती है, क्योंकि आम सभा है जिसको महासभा कहा जाता है, वहां तो 193 जो सदस्य है, हर देश के पास अपना अपना एक एक वोट है। हर देश को जो राष्ट्र अध्यक्ष है, प्रतिनिधित्व है, उसको बोलने का अवसर मिलता है, अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, पूरा मौका उसको मिलता है। तो वहां तो कोई दिक्कत वाली, वहां तो कोई डाउट है नहीं। हर देश जो चाहता है, प्रतिनिधित्व जो चाहता है, वो कहां चाहता है? सुरक्षा परिषद में चाहता है। और कुछ जो बिल्कुल दावेदार और ताकतवर जो देश है वो चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी हमें मिले, जैसे कि भारत है। तो यहां पे जो मुख्यतः बदलाव चाहते हैं वो कहां चाहते हैं? सुरक्षा परिषद में जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। तो हम भी जो चर्चा करेंगे वो मुख्य मुद्दों पर ही करेंगे। ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे पे तो अपन चर्चा करेंगे नहीं, अपन क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है ना। तो सुरक्षा परिषद में जो सुधार है उस पर जो बहस चल रही थी, जो डिबेट चल रही थी, उसी को कवर करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। अब देखिए, बड़े ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। सन 1992 में, ईयर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, एक प्रस्ताव जारी करा गया, उसको स्वीकार करा गया। और उस प्रस्ताव में, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रपोजल, मतलब किसी चीज का आप प्रपोजल रखें। देखिए, अब जो प्रपोजल जो होता है वो वही नहीं होता जो आप लोग जीवन में सोचते हैं कि लड़का ने लड़की को, लड़की ने लड़के को प्रपोज करा। सिर्फ वही प्रपोजल नहीं होता। प्रपोजल का मतलब एक प्रस्ताव होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज मैं किसी के सामने ले जाकर करके एक बात रखूं कि सर ये ऐसा काम होना चाहिए, ये मैंने एक प्रपोजल रखा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो भी प्रपोजल है। वो भी प्रपोजल है। तो प्रपोजल का मतलब होता है कि आपने एक अपनी बात रखी है। जैसे आज आप कोई बात रखो कि मनीष सर ऐसा नहीं, ऐसा भी होना चाहिए चैनल पे और भी अच्छा होगा। एक आपने प्रपोजल रखा है, उसको स्वीकार करना न करना वो बात की बात है। ठीक है, या मैं कहीं बात रखूं, उसको स्वीकार करना न करना वो बात की बात है। तो इस प्रकार से प्रस्ताव या प्रपोजल क्या है, वो रखा गया, उसको स्वीकार करा गया। और उसमें 3 क्या थी? मुख्य शिकायतें थी। कब रखा गया? 1992 में रखा गया, 1992 में रखा गया। अब बहुत सी बार बच्चे कहते हैं सर हमें ईयर याद नहीं होती। मैंने पहले भी कहा है, कनेक्ट करो अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्त से, अपने भैया दीदी से, कोई ऐसा हो। अब जैसे 1992 में कैसे याद रख लेता हूं? मैं याद रख लेता हूं कि हाँ भैया, एक तो 1992 में आप याद करो कि यूरोपियन यूनियन है, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। एक मैं ऐसे भी याद रखता हूं कि जब
शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके अगले साल में संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव की शुरुआत हो गई। इसके अलावा मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि 1992 में मेरे बड़े वाले जो भैया हैं उनका बर्थ हुआ था, तो जिस ईयर में उनका बर्थ हुआ उस ही समय से क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो किसी भी प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं जिससे कि आपको इजीली वो चीज याद हो जाए। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव रखा गया, उसमें 3 मुख्य शिकायतें। वो 3 मुख्य शिकायत क्या है? पहली, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। देखो, अब 1992 में जो आम सभा रखी गई उसमें एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव में 3 शिकायतें बोली गई। जनरली जो 3 शिकायतें कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो विकासशील देश है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश है, वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें पहली शिकायत तो क्या है कि जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मतलब 1991 तक तो जो स्थितियां थी वो स्थितियों के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद कर रही थी कि साहब ये 5 ताकतवर देश है, इनकी स्थायी सदस्यता हो, बाकी जो है 6 देशों को अस्थायी में मिल जाए। परंतु 1992 में 1992 में यह आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ पर लगाया गया कि जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, अब वहां पर सही रूप से राजनीतिक वास्तविकता की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब राजनीतिक रूप से जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। मतलब जो पश्चिमी मुल्क है उनकी ताकत ज्यादा है, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो वैल्यूज है, उनको ज्यादा दबदबा है। बाकी देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। अब दूसरी शिकायत क्या बोली गई कि इनके जो फैसले होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो भी फैसले होते हैं, उन पर पश्चिमी मूल्यों और उनके हितों की छाप होती है। मतलब जैसा पश्चिमी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है, जैसे उनकी वैल्यूज है, जैसे उनके आइडियाज है, उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। और दूसरी बात, जो जिसमें इन पश्चिमी देशों को फायदा होता है, उनका हित होता है, वही काम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूर्वी देशों के बारे में, एशिया, अफ्रीका, इन यहाँ के देशों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम कर रही है वो पश्चिमी मुल्कों के हिसाब से कर रही है, उनको किन बातों से फायदा पहुंचता है वो काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर दिखाई आपको, अलग अलग जो झंडे हैं उनकी तस्वीर है। फिर तीसरी बात क्या बोली गई है? सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हम लोगों ने देखा था कि भैया जो 5 वहां पे देश है परमानेंट, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना। फ्रांस और चाइना। अब देखो, यूके और रशिया ये 2 तो यूरोप के हो गए, एक नॉर्थ अमेरिका का हो गया, ये यूरोशिया का हो गया, आधा यूरोप में आधा एशिया में, ठीक है, और फिर एक एशिया का है। मतलब साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक भी नहीं है, एक भी देश यहां पे नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का एक भी देश नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि वो जो पुरानी परंपराएं हैं उसी के हिसाब से चलता रहता है, तो वही काम अब भी बोले ये भी कर रहा है। बोले जो पहले 5 देश ताकतवर थे उन्हीं को स्थायी सदस्य बना करके बैठा है, बाकी अब धीरे धीरे जो देश ताकतवर बनते जा रहे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में इंपोर्टेंस नहीं दे रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे ये चीज आपके सामने आएंगी। सुरक्षा परिषद में एक तो कुछ देशों की स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बनने की मांग है कि साहब हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ठीक है। कुछ देशों की ये मांग है कि जो परमानेंट मेंबर है उनको पास जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, वो खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अब यहां पर अपन दोनों बातों को देखेंगे कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये वीटो की शक्ति खत्म कर दी जाती है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भी लीग ऑफ नेशन की तरह फेल हो जाएगा, या संयुक्त राष्ट्र संघ सही प्रकार से चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये हम आगे अभी आज के लेक्चर में ही जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। देखिए, अब जब 1992 में ये बड़ी 3 शिकायतें आती हैं, 3 शिकायतें आने के बाद संयुक्त राष्ट्र का ये जो ढांचा है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें बदलाव की जो मांगे जब लगातार बढ़ती गई तो 1 जनवरी 1997 1 जनवरी 1997 को जो वहां के महासचिव थे, कौन है वहां के महासचिव? कोफी अन्नान, ठीक है, जो वहां के महासचिव है, क्योंकि हमने देखा जो सबसे बड़ा पद वहां पर होता है वो महासचिव जनरल सेक्रेटरी का होता है।
अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि अभी G20 समिट में भारत भी आए थे। और 1997 में कौन थे? कोफी अन्नान थे। तो कोफी अन्नान ने क्या है, जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कि सुरक्षा परिषद में नए सदस्य चुने जाने चाहिए या नहीं चुने जाने चाहिए। तो ये जो सवाल है कि सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो उसका एक उदाहरण के तौर पर कि भाई अब सुधार करेंगे, पर कैसे करें वो बताइए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। देखिए, अब सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए और नॉन परमानेंट या टेम्परेरी मेंबर बनने के लिए आपको इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया तो आप परमानेंट मेंबर या टेम्परेरी मेंबर बन जाओगे। और इसमें कुछ मानदंड सुझाए गए जिनमें से निम्नलिखित ये है। ओके, सुझाव आए कि एक नए सदस्य को, अब यहां से देखिएगा, एक नए सदस्य को क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जनरली क्या है कि एक जो परमानेंट मेंबर बनने के लिए है, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। एक मतलब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश की होनी चाहिए, काफी बड़ी ताकत वो आर्थिक रूप से होनी चाहिए। ऐसे देश को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हिस्सा दे सकते हैं। पर देखिए, हर पे क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये तो कह दिया कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बट क्वेश्चन ये कितनी बड़ी, कितनी जीडीपी उनकी हो कि आप उसे स्थायी सदस्य बना देंगे, कितना परसेंट उसका हिस्सेदारी देश के ट्रेड में होनी चाहिए कि आप उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे देंगे। आपने बोला बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी कितनी बड़ी आर्थिक ताकत को आप डिफाइन तो करो ना, बड़ी कितनी बड़ी आर्थिक ताकत। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम बहुत सी बार कहते हैं ना कि बेटा सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है, तो ऐसे जब मैं एक बार किसी कोचिंग में पढ़ाता था और मैं टीचर्स डे का फंक्शन था या कोई फंक्शन था, तो मैं बच्चों को संबोधित कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, तो मैंने यही कहा था कि बच्चों सफलता क्या है। तो मुझे एक बच्ची ने खड़े होकर के कहा था, और जो वो प्रोग्राम है वो छत पे चल रहा था, तो एक बच्ची ने मुझे खड़े होकर के कहा कि सर जीवन में कुछ बड़ा कर देना है ना, ये सफलता है। तो मैंने उस बच्ची को मजाक में कहा था कि बेटा इस छत से आप नीचे कूद जाओ तो ये क्या सफलता है क्या? ये बहुत बड़ा काम है, मैं तो नहीं कूद सकता भाई, हर कोई नहीं कूद सकता यहाँ से, इतने ऊपर से नीचे हर कोई नहीं कूद सकता, तो आप कूद जाओ बहुत बड़ी बात है, तो क्या ये सफलता है क्या? तो बच्ची हंसते हुए बोले नहीं सर ये सफलता नहीं। तो जब बड़ा कर देना सफलता, तो बड़ा क्या कर देगी जिससे सफलता है, ठीक है। तो अब यहां पर भी वही बात है, बड़ी आर्थिक ताकत, तो कितनी बड़ी आर्थिक ताकत, तो ये सवाल दिमाग में आता है। फिर आता है बड़ी सैन्य ताकत, ठीक है। अब जो सेना के रूप से जो है वो बड़ी ताकतवर होनी चाहिए, तो अब फिर सवाल आता है कितनी बड़ी सैन्य ताकत, कितने सोल्जर्स उस सेना में होने चाहिए जिससे कि आपसे बड़ी सैन्य ताकत माने, कितने युद्धों में विपक्ष को हराए हुए होने चाहिए उसको आप सैन्य ताकत मानेंगे। तो बड़ी सैन्य ताकत को भी तो आप डिफाइन करिए ना कि भैया हाँ ये बड़ी सैन्य ताकत है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में हर देश अपना योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। और ऐसे देश को अगर सीट चाहिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद में, तो उसका भी योगदान कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फिर बात आती है कितना ज्यादा होना चाहिए? 1% योगदान दे, 5% योगदान दे। अगर टोटल 100 रुपए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जा रहे हैं तो उसमें से कितने रुपए एक देश दे जिससे कि आप उनको सुरक्षा परिषद में जगह दे दोगे। मतलब मैं आपको एक बात कहता हूं, ये ऐसे मापदंड सुझाए गए हैं जो कि क्लियर नहीं है, जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, अब आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, अब देखो आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र, तो फिर तो भैया आज सबसे पहली तो जो सीट होनी चाहिए वो भारत की होनी चाहिए, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी आबादी आज हमारी है। अब परंतु ये जो बात है आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। क्यों बात है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और ये सब जो है एक तरफ ये कार्यक्रम चलाते हैं, फैमिली प्लानिंग वाले कार्यक्रम चलाते हैं कि जहां जनसंख्या बढ़ रही है वहां पे जनसंख्या पे रोक होनी चाहिए। 2 बच्चों की पॉलिसी लेकर करके आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की योजनाएं अलग अलग देशों में चल रही हैं कि जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो अब एक तरफ तो यार आप ये कह रहे हो कि स्थायी सदस्य बनने के लिए आबादी के रूप से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और एक तरफ आप ये भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी दुनिया में चलाते हो कि नहीं भैया आबादी पे कंट्रोल भी लगना चाहिए, तो ये भी कंफ्यूजन वाला है। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, अब ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, तो भैया फिर तो 110% नहीं, मैं कहता हूं 1000% भारत की स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए भारत को। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई लोकतंत्र को मान रहा है तो वो भारत मान रहा है।
सबसे अच्छे तरीके से मानव के अधिकारों का कोई सम्मान कर रहा है तो भारत कर रहा है। और बाकी पूरे विश्व में कहीं पर भी नजर घुमा लीजिए, जितना सम्मान भारत में मानव अधिकारों को दिया जा रहा है वहां कहीं पर किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जितना लोकतंत्र बेहतर तरीके से भारत में चल रहा है कहीं पर भी नहीं चल रहा है। तो फिर इस प्रकार से तो ऐसे काफी देश हैं जिनके लोकतंत्र वहां पर है ही नहीं, तो फिर तो उनके तो हटा देना चाहिए उनको तो सुरक्षा परिषद में से। तो जब यही आप पॉइंट रखते हैं कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, तो इसमें तो पूरी दुनिया बहुत अच्छे से परिचित है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है तो सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश भी भारत है। तो भैया फिर तो 110% भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही मिलनी चाहिए। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब इसने क्या कहा कि यह देश ऐसा हो कि भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता, मतलब विश्व की विविधता वहां पर आपको मौजूद हो। तो अब देखिए, भूगोल के रूप में अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में क्या नहीं है? भारत में पर्वत भी है, भारत में पठार भी है, भारत में नदियां भी हैं, भारत में झील भी है, भारत में आपको मैदानी इलाका भी देखने को मिलेगा, भारत में आपको घाटी भी देखने को मिलेगी। भारत में ऐसा भौगोलिक क्षेत्र का कोई सा हिस्सा नहीं है जो भारत में नहीं है। भारत में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तेज बारिश वाले क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सूखे वाले क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आप ठंड से धुज जाओ ऐसे क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे, और आप पसीने पोंछते पोंछते थक जाओ ऐसा क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। तो भौगोलिक रूप से भारत से ज्यादा विविधता और कहां हो सकती है? अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता, संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की अगर मैं बात करूं, सांस्कृतिक रूप में बात करूं, तो भारत में जितनी भाषाएं बोलने वाले लोग रह रहे हैं पूरे विश्व में दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं है जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है, और सभी लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, कि विविध होकर करके, अलग अलग होकर करके भी हम लोग एक हैं, विविधताओं में एकता वाला देश है। आज भारत में जितने धर्मों के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रह पा रहे हैं, दूसरे देश में कहीं पर भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये विविधताओं से भरा हुआ भारत है। तो फिर ये पॉइंट भी अगर देखते हैं तो जितना भौगोलिक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व की विविधताएं भारत में है, उतनी और कहीं पर भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, यहूदियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब हिटलर ने उनको बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार करा, शोषण करा, और जब यहूदी पूरी दुनिया में भाग भाग करके जा रहे थे, और कुछ समय कहा जाता है कि भारत में भी आए। तो अभी कुछ समय पहले की बात है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि यहूदियों को पूरे विश्व ने सम्मान नहीं दिया, परंतु भारत ने यहूदियों को भी सम्मान दिया है। तो भारत ने हमेशा मानवता की जो विचारधारा उसको मान कर करके सभी विविधताओं को स्वीकार करा है, सभी को भारत ने शरण दी है। और आस पड़ोस के देशों से भी अगर शरणार्थी आए हैं तो भारत ने उनको भी स्वीकार करा है। कभी ऐसा नहीं कि उनको निकालने की कोशिश करें, उनको भी स्वीकार करा। तो भैया पूरे दुनिया की विविधता आपको भारत में देखने को मिल रही है, तो स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक कुछ ना कुछ वैधता है। देखिए, अब यहां तक जो मानदंड थे वो खत्म हो गए। अब स्पष्ट है कि इन मानदंडों से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता है, मतलब कुछ ना कुछ ये वैध है, कुछ हद तक ठीक है। देखो, अब क्या होता है बच्चों, कोई भी पॉइंट होता है ना, उसको हर देश या हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखना चाहता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, अपने ऊपर सेट नहीं होता, हटाओ इसको, इस पर चर्चा नहीं करनी। ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करो। तो अब इसकी कुछ वैधता है, कुछ नहीं है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। अब सरकारें, मतलब जो वहां देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग जो बैठे हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये अपने देश के लिए हितकारी नहीं है, इसमें अपनी जो महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये अपने लिए फायदेमंद भी नहीं, फायदेमंद नहीं है तो हटाओ, और ये अपने लिए नुकसानदेह है तो हटाओ। फायदेमंद होगा तो बात करेंगे, नुकसानदेह होगा तो इस पर चर्चा करनी ही नहीं है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। ठीक है ना, फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है, समस्या। मतलब अगर कोई देश सुरक्षा परिषद में बैठना भी नहीं चाहता हो, उसको पता हो कि भैया अपन सुरक्षा परिषद में भी बैठने के इच्छुक भी नहीं है और अभी इतने काबिल भी नहीं बैठना अपन लोगों को, वो भी बता सकता है कि भैया ये जो मानदंड आपने तय करे ना, इन सब में दिक्कत ही दिक्कत है, समस्या ही समस्या है, परेशानी ही परेशानी है। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। अब सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश के पास अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, देखिए वही सवाल आता है। बोला बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी कितनी होनी चाहिए, कितना वहां पर उत्पादन होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये कहे कितनी बड़ी सैन्य ताकत। अब एक बात बताइए, एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो संगठन बने वो क्यों बने, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए,
ठीक है, कि भाई विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब एक तरफ आप स्थायी सदस्यता बनाने के लिए आप ये कहते हो कि बड़ी सेना की ताकत होनी चाहिए, फिर इसके हिसाब से तो भैया जापान कभी भी स्थायी सदस्यता में नहीं आ सकता। मतलब जापान ने जो अपना फॉर्मूला अपनाया है, जापान ने जो अपना संविधान, शांति का संविधान बनाया है, फिर तो वो तो गलत करके बैठा है। उसको तो अपनी बड़ी से बड़ी सेना बनानी चाहिए, बड़ी से बड़ी ताकत खड़ी करनी चाहिए अपने आप को। तो जब आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि नहीं, शांति और सहयोग होना चाहिए, हथियारों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, हथियारों को त्यागना चाहिए, शांति सहयोग भाईचारे पे रिश्ते स्थापित होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि सैन्य ताकत बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी से बड़ी तो कितनी बड़ी सैन्य ताकत, कितने सोल्जर्स एक आर्मी में हो कि जिससे कि आप मान ले कि हाँ साहब ये बहुत बड़ी सैन्य ताकत है, या कितना को दूसरी बार हमने हराया हो जिससे कि आप मान ले बड़ी सैन्य ताकत है। तो ये जो मानदंड है इनमें बड़ी समस्या है बच्चों। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, कितना इन्होंने बोला कि बजट में योगदान हो, बजट में हर देश अपने हिसाब से योगदान दे रहा है, पर कितना योगदान दे, कितना कंट्रीब्यूशन हो कि आप सुरक्षा परिषद की हमें सदस्यता दे दे, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अब देखिए, कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है कि साहब हम बड़ी भूमिका रोल निभा रहे हैं, तो अब उसमें बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है, समस्या है या फायदेमंद है। देखिए, अब ये बात इन्होंने क्या बोली कि आबादी के रूप से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के अनेकों जो देश हैं वो कहते हैं कि जनसंख्या पे कंट्रोल हो, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और फिर एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि भैया आप जनसंख्या जो है ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या कंट्रोवर्शियल बात है। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण एक भारत से भी देता हूं। भारत से 1971 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब क्या होता था कि ये था कि जहां से ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से सीधी सी बातें सीटें बढ़ जाया करती थी। आपने स्वतंत्र भारत की राजनीति में बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। तो पहले लोकसभा के में सीटें कम थी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर और बढ़ी, इस प्रकार से जहां की ज्यादा जनसंख्या होती है, क्योंकि जनसंख्या हिसाब से ही हम सीटें बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस एरिया में पहले 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो वो 10-10 लाख के हिसाब से 10 सीटें बन गई। फिर मान लो कि आने वाले 10 सालों में यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ हो गई, तो अब यहाँ पे मतलब क्या हो गया, 20 सीटें बन गई। मतलब अब इस राज्य से 20 लोग चुन करके जाने लगेंगे। परंतु एक तरफ सरकारें ये रिक्वेस्ट जनता से कर रही थी, राज्यों की सरकारों से कर रही थी कि भैया जनसंख्या पे कंट्रोल करिए। तो अब साउथ वालों ने क्या है, जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया। परंतु जब देखा कि यार साउथ वाला हमने तो कंट्रोल कर लिया और उत्तर वाले तो जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर रहे, और लगातार क्या होता जा रहा है, उनका तो प्रतिनिधित्व तो राज्यसभाओं में लोकसभाओं में बढ़ता जा रहा है। तो कहा जाता है कि जो साउथ के जो मिनिस्टर्स हैं, साउथ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके पास गए और बोले इंदिरा गांधी जी, एक तरफ तो आप फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चलाते हैं और कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करें, और दूसरी तरफ ये जो नियम है कि भैया जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व वहां पर होगा, तो हमारा साउथ का तो प्रतिनिधित्व घटता ही जा रहा है, हमारी तो सीटें कम ही होती जा रही है। तो ये बात इंदिरा गांधी जी ने मानी, बोले बिल्कुल सही बात है। और फिर इंदिरा गांधी जी ने ये कहा 1976 में आकर करके कि भैया जो भी अब 2000 तक जो भी काउंटिंग मानी जाएगी वो 1971 की मानी जाएगी। मतलब सीटें 2000 तक नहीं बढ़ेगी, वो 2000 जो 543 545 थी वही जारी रहेंगी। ठीक है, फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो वाजपेयी जी ने ये कह दिया कि 2026 तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा, 2026 तक जो पॉपुलेशन मानी जाएगी वो 1971 की ही मानी जाएगी। और अब 2026 के बाद देखते हैं कि सीटों में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, पर शायद उम्मीद है कि 2026 के बाद जो भी चुनाव हो उनमें सीटों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें ये उम्मीद रखी गई है कि भाई कम से कम 900 से 1000 जो सांसद है वो एक साथ अपनी सीट विराजमान लोकसभा में ग्रहण कर सके। तो जैसा भारत में था कि भाई एक तरफ तो सरकार ये कह रही कि पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरी तरफ पॉपुलेशन के आधार पर प्रतिनिधित्व, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी, वही बात यहां पर है। अगर लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। देखिए, अब लोकतंत्र और मानव अधिकारों के हिसाब से आप देखें तो आपके पास बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की बहुत सारी कतार लग जाएगी, बहुत से देशों के ऐसे नाम आ जाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ और पूरे गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि जब लोकतंत्र में और मानव अधिकारों के नाम पर एक लाइन लगेगी, कतार लगेगी, तो उस लाइन में सबसे आगे भारत खड़ा होगा। क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतर व्यवस्था है शासन की तो वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर सबसे बेहतर तरीके से कहीं पर चल रहा है तो वो भारत है। ठीक है, 1947 से भारत आज़ाद होने के बाद आज 2023 तक लगातार
हम इन 75 सालों में बेहतर तरीके से लोकतंत्र को चलाते हुए आए हैं। सरकारों में मनमुटाव चला हो, हम कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं करा वो नहीं करा, परंतु मैं हर बार ये कहता हूँ कि 70 से इन 75 सालों में सरकारों ने बहुत कुछ करा है और बेहतर प्रकार से अच्छे तरीके से लोकतंत्र को कायम रखा है। और आप लोगों को इन चीज़ों पर शायद मुझे ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब में हम बड़े विस्तार से विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी कतार लग जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये जब इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी तो क्या सारे परिषद के लिए प्रभावकारी होंगे या नहीं होंगे। इसके आगे सवाल ये भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। ठीक है, ये तो सुरक्षा परिषद की बात है, बाकी जो प्रतिनिधित्व वहां मिलना चाहिए वो कैसे हल किया जाए, कि अफ्रीका महाद्वीप से कितने हो, एशिया महाद्वीप से कितने हो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कितने हो, ये जो प्रतिनिधित्व का हल है ये कैसे किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, लातिनी अमेरिका का मतलब बेटा दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, लातिनी अमेरिका का मतलब है दक्षिण अमेरिका। लातिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्या है, एक्चुअल में वहाँ के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एक भाषा बोली जाती थी, रोमांस लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती थी, तो उस वाले जो एरिया है उसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और लैटिन अमेरिका भी क्या है, थोड़ा सा बैकवर्ड रीजन्स में काउंट होता है, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें काउंट होता है। कैरिबियाई क्षेत्र, कैरिबियाई क्षेत्र क्या है, आप याद करिए क्यूबा का बारे में पढ़ा होता, तो क्यूबा के आसपास का जो इलाका है, जैसे आपने वेस्ट इंडीज टीम का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज एक्चुअल में टीम नहीं है, कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज क्या है, वहाँ के जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, जैसे कि जमैका हो गया, उसके आसपास के और देश हो गए, उन सबसे मिलकर के एक टीम बनती है, 13 से 14 राष्ट्रों से मिलकर के एक टीम बनती है, वो वेस्ट इंडीज है। मतलब आप जैसे ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पर से आपको छोटे छोटे द्वीप समूह, द्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे कैरिबियाई है, और आपने क्लास 11th में शायद इसके बारे में, कैरिबियाई के बारे में पढ़ा भी है पॉलिटी में। ठीक है, बॉक्सेस में ही था, ज़्यादा डिटेल में नहीं था। कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए, कि भैया जब हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से एक एक सीट सुरक्षा परिषद में इन लोगों की होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए, और एक प्रश्न यह भी महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए, तो पूरा एक एरिया है या कोई सब एरिया है उसको हम आधार बना ले कि हाँ भैया आपको स्थान दे दिया है। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए, आर्थिक विकास को आधार मानकर ये मसला क्यों नहीं हल किया जाए। हम भूगोल को आधार क्यों माने, ठीक है, आर्थिक मसले को आधार क्यों नहीं माने, कि भाई अगर आर्थिक रूप से कोई ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो उनका भी ध्यान रखा जाए। हम भौगोलिक रूप से क्यों देख रहे हैं कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाइयां हैं, विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। अब हम अगर आर्थिक विकास को आधार मान लेते हैं, ठीक है, तो विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। जो विकासशील देश है, विकासशील देश का जैसे आप लोगों को तो नंबर मिलते हैं और परसेंटेज मिलती है 94, 95। मैं सीबीएसई से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, और हमें क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम हमारे चला करता था बेटा। और उस ग्रेडिंग सिस्टम में क्या हुआ करता था, जैसे A+, तो A+ का मतलब ये है कि 91 से लेकर के 100 के बीच में मार्क्स है मेरे। A ग्रेड आ रही है तो मेरा 81 से लेकर के 90 के बीच में मार्क्स है। मेरे B+ ग्रेड आ रही है तो मेरे 71 से 80 के बीच में मार्क्स है, और B ग्रेड मेरे आ रही है तो मेरे 61 से 70 के बीच में मार्क्स है। अब इसमें क्या है, A+ का मतलब ये है कि जिसके 100 में से 100 आए हैं वो भी A+ में है, और जिसके 91 आए हैं वो भी 100 में है, ठीक है, और जिसके 95 आए हैं वो भी 100 में। अब ऐसा यहाँ पर है, विकासशील देश में विकास की सबसे ऊंची सीढ़ी पे खड़ा है, पर अभी वो विकासशील में ही है तो वो भी है, और जो विकासशील में बहुत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ भी है वो भी विकासशील में। तो विकासशील में अलग अलग स्तर पे खड़े हैं, तो फिर किन किन को सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी जाएगी। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर क्यों लेकर करके आया हूँ, उसका रीज़न ये है बच्चों, जब भी कभी डिबेट करते हैं हम किसी चीज़ों को लेकर करके, तो मुख्य मुद्दा ये है कि हमें सवाल पता होना चाहिए कि भैया क्या क्या सवाल उठते हैं या क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज सीधी आप बता सकते हैं कि हाँ ये मानदंड है और इन मानदंडों में ये समस्या है, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, आपको सोचना पड़े, उससे अच्छा है कि हम किताब में जो क्वेश्चंस पूछे उन पर चर्चा करें, उन पर सोचें, विचार विमर्श करें। इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। अब विकास को अगर हम आधार मान लेंगे तो विकास के अलग अलग सीटों पर विकासशील देश खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो क्या जो अलग अलग संस्कृतियां और सभ्यता है उनको ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जब कि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती है। तो अब अगर हम संस्कृति के आधार पर बात करते हैं, कल्चर के आधार पर बात करते हैं, तो भैया पहली बात तो हम
क्यों विश्व को कल्चर के आधार पर बांट करके देखने की बात करें कि साहब इनका कल्चर ऐसा, इनका कल्चर ऐसा, इनका कल्चर ऐसा। और दूसरी बात ये कि आज विश्व वैश्वीकरण वाला दौर चल रहा है, तो भाई अनेकों देशों में अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रह रहे हैं, और जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो भारत है। अनेकों संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, तो फिर तो सवाल बड़े हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था, कि जो सदस्यता है उसकी प्रकृति, उसके नेचर को बदलने का भी है। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, वीटो पावर खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो 5 जो स्थायी सदस्यता है उनको जो वीटो पावर दिया गया, निषेधाधिकार दिया गया है, उसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वीटो पावर मिला हुआ है ना, ये क्या करता है, विश्व में असमानता पैदा करता है। ये दर्शा रहा है कि नहीं साहब हम 5 ताकतवर है, बाकी तुम में किसी में ताकत नहीं, ठीक है। हम 5 ही ताकतवर है तो और तुम बाकी कोई ताकतवर नहीं हो। तो ये जो निषेधाधिकारी जो वीटो पावर है, ये हटा देना चाहिए, और ये अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी देश की जो इच्छा है उसको दबा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। और अनेकों का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये बीच के जो बराबरी की धारणा है इसको खाता है, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में ये उचित नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। देखिए, अभी आप ये भी जानिए कि इन 5 को विशेष ताकत क्यों दी गई। देखिए, लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया वो भी ठीक काम कर रहा था। आज मुख्यतः संगठन बदला है, संगठन का नाम बदला है और संगठन का थोड़ा सा ढांचा बदला है। ये जो 5 इन ताकतों को थोड़ा सा स्पेशल पावर दे दी ना, अब स्पेशल पावर देने से ये क्या है कि हाँ, इनको लगता है कि हाँ साहब हम पावरफुल हैं, तो ये जल्दी से क्या है अटैक नहीं करते, बैठ करके बात करते हैं। जैसे आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आज जैसे मान लीजिए आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम में किसी बहुत बड़े व्यक्ति को बुला रहे हैं। अब वो बड़े व्यक्ति को बुला रहे हो तो उस बड़े व्यक्ति जैसा फिर व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसका आओ, उसको 5-7 लोग माला वाला पहनाओ, उसका स्वागत करो, सर बैठिए बैठिए, सर यहाँ पे बैठिए, बैठते उसके पानी आने को थोड़ा सा हाई लेवल लगना चाहिए उसको हाँ साहब हम बड़े हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, सुरक्षा परिषद में जब उनको एक स्पेशल पावर दे दी, वीटो पावर, तो अब क्या है, ये जो 5 देश है इनका भी क्या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आने का मन करेगा। नहीं तो ये सोचते हैं यार हम आके बैठेंगे इन सब का, चलो नहीं हमें नहीं आना, चलो बाय, नहीं हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में। वीटो पावर खत्म कर दिया तो ये 5 देश हट जाएंगे, बोले नहीं हमें नहीं रहना भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, हटो। संयुक्त राष्ट्र संघ में से ये हट जाएंगे जो कि जिन देशों के बीच में युद्धों के खतरे रहते हैं, अगर वो ही हट जाएंगे तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या बच जाएगा। बाकी बेचारे छोटे मोटे देश थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाइयों के तो खतरे इन्हीं के हैं। तो ये 5 स्थायी और 10 अस्थायी जो बनाए गए हैं, विश्व युद्ध के बाद 5 स्थायी को सदस्यता दे दी गई और विशेष हैसियत इनको दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। तो इनको 2 फायदे मिले हैं, एक तो इनकी स्थायी सदस्यता होगी, इनको कभी भी नहीं हटाया जाएगा सुरक्षा परिषद से, और दूसरा इनके पास वीटो का अधिकार होगा, निषेधाधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों को चयन होता है। तो अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाएंगे, फिर उनकी जगह जो नए सदस्य हैं, नए मेंबर्स हैं, उनका चयन होगा। 2 सालों की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण दूं, भैया 2020-22 से कोई एक एक्स कंट्री है वो चुन करके आ गई, तो 22-24 वाले टेन्योर में फिर से नहीं आ सकती, हाँ फिर 24-26 वाले में फिर चाहे आना चाहे तो ये एक्स कंट्री आ सकती है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। तो सभी महादेश मतलब जो ये कॉन्टिनेंट है उनका प्रतिनिधित्व हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। अभी जो अस्थायी सदस्य है इनके पास क्या है, वीटो का अधिकार नहीं है, निषेधाधिकार नहीं है। निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है, निषेध मतलब मना, ठीक है। तो मना करने का अधिकार है किसी काम में कि मना कर दे। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है, हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। तो सुरक्षा परिषद में जो फैसला होता है वो वोटिंग के जरिए होता है। टोटल 15 सदस्य हैं तो 15 सदस्यों को वोट का अधिकार है, वोट डालेंगे। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में ही मतदान किया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ने भी, जैसे मान लो कि इनमें से 14 देशों ने बोल दिया कि हाँ साहब ये काम हो जाना चाहिए, परंतु इन 5 देशों में से किसी एक ने बोल दिया ना 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 साहब मैं अपने वीटो का प्रयोग करता हूँ और ये काम नहीं होगा,
या तो क्या हो कि वीटो पर रोक लगाई जाए कि साहब आप इतने ही वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वीटो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1 साल में 1 हो गया, या भाई 5 साल के भीतर भीतर आप सिर्फ 2 ही वीटो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा रोक हो तो थोड़ा सा और कंट्रोल हो जाए, नहीं तो बाकी तो जो पक्ष में है तो फिर उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक तस्वीर। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। निषेधाधिकार को समाप्त करने की बात चलती है, परंतु शायद जो स्थायी सदस्य हैं जो 5, वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि हाँ साहब हमारा वीटो पावर खत्म हो जाए। शीत युद्ध भले समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अब भी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। शीत युद्ध समाप्त हो गया, परंतु विश्व इतने बड़े बदलावों के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे, ठीक है। तो अगर वीटो खत्म कर दिया तो जो 5 बड़ी ताकतें हैं इनका शायद फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, कि यार छोड़ो यार। जैसे मान लो आपने कोई बहुत बड़े गेस्ट को बुलाया, ठीक है, अब आपने उसका बहुत ज्यादा इसे मान मनवार नहीं करी, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करी और नहीं करी, और फिर आपके कभी साल 2 साल बाद में कोई फंक्शन हुआ, फिर आप सोचो मैं उसको बुलाऊं, वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा यार, वहां तो पूछते नहीं यार, मुझे बिठा करके चले गया, कोई ऐसे छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी हूं मैं। तो ऐसे इनके मन में रहेगा छोड़ो संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाना यार, इससे बढ़िया तो अपने जो क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, इनमें काम करो, ये छोड़ो, इनमें नहीं जाना, कोई मतलब नहीं रहा, अब तो सबके बराबर कर दिया अपन। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो वो इससे फिर बाहर हो जाएंगे और अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे, और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी न रह जाएंगे। फिर उनके समर्थन ही नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रभावकारी नहीं रहेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी है, इसमें ये बता रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना कंट्रीब्यूशन करा जाता है। देखो अब जैसे आप मान लो कि टोटल 100 रुपए जमा हो रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें से 22 रुपए जो दे रहा है वो अमेरिका अकेला दे रहा है। अब आप बोलो कि अमेरिका का वीटो पावर खत्म कर दे, तो अमेरिका पागल थोड़ी है जो उसमें रहेगा। चीन इसमें अकेला 12 रुपए चीन देने का काम कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, जर्मनी है, सॉरी तीसरे नंबर पे जापान है 8.5 रुपए। अब देखिए जापान इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहा है, फिर भी उसकी स्थायी सदस्यता नहीं है। जर्मनी इसमें दे रहा है 6 रुपए, यूके दे रहा है 4.5 रुपए। 4.5 रुपए मतलब क्या परसेंटेज के हिसाब से बेटा, ठीक है, प्रतिशत में, पर प्रतिशत भी 100 होती है और अपन रुपए में है, इंडिया वाले हैं तो रुपए में थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रांस इसमें दे रहा है 4 रुपए 40 पैसे, इटली इसमें दे रहा है 3 रुपए 30 पैसे, ब्राजील इसमें दे रहा है 2 रुपए 90 पैसे, कनाडा इसमें दे रहा है 2 रुपए 70 पैसे, रूस इसमें दे रहा है 2 रुपए 40 पैसे, दक्षिण कोरिया 2 रुपए 20 पैसे, ऑस्ट्रेलिया भी 2 रुपए 20 पैसे, स्पेन दे रहा है 2 रुपए 10 पैसे, तुर्की 1 रुपए 30 पैसे, नीदरलैंड 1 रुपए 30 पैसे, मैक्सिको 1 रुपए 2 पैसे, सऊदी अरब 1 रुपए 10 पैसे, स्विट्जरलैंड 1 रुपए 10 पैसे, अर्जेंटीना सिर्फ और सिर्फ 90 पैसे, स्वीडन भी 90 पैसे, और भारत इसमें दे रहा है 80 पैसे, ठीक है। इस प्रकार से बाकी सभी का जो है आगे का चलता जाएगा, ठीक है, और टोटल हमारा जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे एक तो ये कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो 5 जो देश हैं, ठीक है, 5 जो स्थायी सदस्य कौन कौन है, अमेरिका 22 रुपए, ये 12, यूके 4.5, फ्रांस 4.4 और रूस 2.7। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं टोटल बेटा 45.6, मतलब 45 रुपए 60 पैसे तक देने का काम तो ये 5 देश अकेले कर रहे हैं। लगभग 50% जो कंट्रीब्यूशन है इन 5 देशों का है बेटा, 50% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 5 का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, टोटल कितना है, अमेरिका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इंडिया का भी याद रखिएगा, ठीक है। वैसे जनरल क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं, पर फिर भी पूछ सकते हैं, बोर्ड वाले हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।